हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वाली वीडियो में चर्चा किया था आरपीएफ में पूछे जाने वाले मैथ के सिलेबस के बारे में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मैथ में आरपीएफ में पूछे जाने वाले रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, अगर आपको उस एग्जाम की पूरे सिलेबस के बारे में सटीक से मालूम नहीं है तो आप उस एग्जाम को लगभग क्रैक नहीं कर सकते हो। आप कुछ नंबर से दोस्तों वंचित रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने इधर लिख रखा है इसके बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। जो भी लोग आरपीएफ की फॉर्म को नहीं भरें तो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्या क्या योग्यताएं दोस्तों होती है, कितना इसका लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप, कितना इसका दोस्तों दौड़ होता है, कितनी दोस्तों इसमें हाइट मांगी जाती है, कितना दोस्तों इसमें चेस्ट मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फिजिकल के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट टेस्टेड किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट टेस्टेड किया जाएगा। दोस्तों टोटल आरपीएफ में 120 क्वेश्चन आते हैं। उस 120 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ से, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों मैंने एक चीज़ यहाँ पे और लिख रखा है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों यही क्वारी करते हैं कि एग्जाम आखिरकार होगा कब होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे रिसोर्सेज से पता चलता है कि जो इसकी एग्जाम है ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य में हो जाने वाली है। और वैसे भी दोस्तों आरटीआई के एक जवाब के अनुसार से रेलवे में लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं। तो रेलवे में तो ये रेलवे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से पहले मुझे लगता है कि रेलवे में और भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। वैसे भी दोस्तों ये पेपर का एक दोस्तों पब्लिकेशन के अनुसार से पता चला है कि लगभग सितंबर से अक्टूबर के मध्य में 1 लाख सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली। तो चलिए दोस्तों हम लोग खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों सिलेबस के बारे में तो सब लोग बता तो देते हैं कि सादृश्यता से क्वेश्चन आएगा, समस्या समाधान से आएगा, इससे आएगा, उससे आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि सदृशता है क्या। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है क्या, कथन निष्कर्ष है क्या, समानताएं और अंतर है क्या, न्याय वाक्य क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो चलिए हम लोग कुछ चैप्टरों के बारे में मालूम करते हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। जैसे अगर मैं दोस्तों बात करूं रक्त संबंध के बारे में, तो रक्त संबंध के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, है ना। इसके बाद से दोस्तों आप लोगों को शायद सादृश्यता के बारे में भी मालूम है। देखो सादृश्यता का मतलब होता है एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है दोस्तों, चलिए हम आप लोग को एक कंडीशन देते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि जिस प्रकार से एफ ई का संबंध लोहा से है उसी प्रकार से ए जी का संबंध किससे होगा। तो आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार से लोहा का जो सिंबल होता है ये एफ ई होता है पीरियोडिक टेबल में, है ना, उसी प्रकार से ए जी किसका होता है, तो चांदी का होता है। और भी दोस्तों अगर मैं इसमें 2 संख्या वाली क्वेश्चन, जिस प्रकार से 3 का संबंध 27 से है उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो 27 है वो 3 का क्यूब है, उसी प्रकार से जो 5 का संबंध किससे होगा, तो 5 का क्यूब से मतलब 125 से। सिंपल सा बस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सादृश्यता मतलब परीक्षण, ये जिसको कहते हैं हम लोग एनालॉजी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों समस्या समाधान विश्लेषण। इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ दिया जाएगा कथन और आपसे उसका समाधान पूछने के लिए, मतलब जैसे मान के चलो दोस्तों अगर एक कोई आ गया, एक कथन आ गया कि हमारे शहर में मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका विश्लेषण क्या होगा। जैसे दोस्तों दे दिया जाएगा कि हमारे शहर में मच्छरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, लोग डेंगू के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं दे दूँ उसमें कि समाधान इसका क्या क्या होगा, समाधान दोस्तों ऑलरेडी लिखा रहेगा। अब आप लोगों को ये तर्क लगाना है कि कौन सा समाधान इसके लिए सही है। गांव मतलब जिस शहर में दोस्तों क्या मतलब, जैसे दोस्तों अगर मैं कह दूं कि जिस जगह में जो डेंगू पनप रहे, चाहे तो जो मच्छरें पनप रहे हैं वहाँ पे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए। दूसरी दोस्तों अगर मैं बोल दूं कि वह सारे जगह की गड्ढा को भर देना चाहिए जहाँ से मच्छर पनप रहे हैं, तो इसमें से कौन सा समाधान सही होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों दृश्य स्मृति से कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे मान के चलो दोस्तों एक आपको दे दिया जाएगा डायग्राम ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे करके, मैं एक बात का मतलब दोस्तों बोल रहा हूँ, और कुछ दोस्तों दे दिया जाएगा फिगर और फिर बोलेगा कि निम्नलिखित फिगरों में से कौन सा फिगर में ये वाला डायग्राम है। जैसे मान के चलो दोस्तों एक ऑप्शन दे दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे दे दिया, एक ऐसे करके दोस्तों दे दिया, एक दोस्तों ऐसे करके दे दिया, तो बोल देगा मान के चलो कि ये वाला फिगर आपको किस में दिख रहा है। तब सिंपल सी बात है कि इसमें दिख रहा है, तो ये वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना।
तो ऐसा आएगा दोस्तों दृश्य स्मृति में। दृश्य स्मृति का मतलब होता है स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, मतलब ये आपकी आंखों का टेस्ट है लगभग, आप मान के चलो। दोस्तों व्यवस्था मैट्रिक्स रैखिक में आपको दोस्तों दो दो प्रकार के दिया जाएगा, बड़े बड़े नंबरों का, कुछ उसमें अल्फ़ाबेट नंबर रहेंगे और दोस्तों कुछ उसमें रहने वाले हैं नंबर्स, और दोस्तों कुछ उसमें रिलेशन दिया जाएगा और उसी रिलेशन के बेस्ड पे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं दोस्तों पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों देखिए मैंने नेक्स्ट लिख रखा है वेन डायग्राम। ये दोस्तों वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे मैं मान के चलता हूँ, आप लोगों को देता हूँ एक कंडीशन कि कपड़ा, कमीज और ताला के बीच में कौन सा संबंध है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप लोगों को दे दिया जाएगा कुछ वेन डायग्राम। मैंने क्या बोला, कपड़ा, कमीज और ताला, ठीक है। और ऐसे करके दोस्तों कुछ दे दिया जाएगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ दोस्तों ऐसे रहने वाला है, ठीक है, और कुछ दोस्तों ऐसे रहने वाला है। तो कपड़ा, कमीज और ताला के बीच में कौन सा होता है, आप सभी को मालूम है कि कपड़ा बनता है कमीज से और ताला, इन दोनों का संबंध तो है ही नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों कपड़ा, ये हो गया कमीज, ये हो गया ताला। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मतलब ऐसा दोस्तों आएगा क्वेश्चन किससे, तो वेन डायग्राम से, ठीक है। दोस्तों जो आपको नेक्स्ट है दिखाई दे रहा है चित्र वर्ग प्रश्न, दोस्तों आप लोगों को दे दिया जाएगा 3-4 फिगर, ठीक है, और उसके बाद से नेक्स्ट फिगर पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 दोस्तों फिगर दे दिया हूँ, और नेक्स्ट मैं दोस्तों फिगर पूछ रहा हूँ। एक आर दे देगा मान के चलो यहाँ, एक दे देगा एस यहाँ, ठीक है। अगर दोस्तों आर दे देगा यहाँ, एस दे देगा यहाँ, अगर दे दिया यार यहाँ, एस दे दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दे दिया यार और यहाँ दे दिया एस, तो पूछेगा नेक्स्ट फिगर में आर और एस कहाँ आएगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोगों को दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन भी। हो सकता है कि इसमें और भी कुछ नंबर जोड़ दिया जाए, जैसे एक हार्ट दे दिया जाए, हैच दे देगा, स्टार दे देगा, ठीक है, कुछ भी उन लोग था सब दे देगा। तो ऐसे ही प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है चित्र वर्ग प्रश्न में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों न्याय वाक्य। न्याय वाक्य का मतलब होता है सैलोगिज्म। सैलोगिज्म का दोस्तों मतलब होता है, जैसे मैं आप लोगों को दे देता हूँ जैसे 2-3 कथन दे देता हूँ। जैसे मान के चलो कि मैं बोल देता हूँ कि कुछ बकरी गधे हैं, कुछ गधे मेढक हैं और कुछ मेढक खरगोश हैं। उसके बाद से दोस्तों मैं दे दूँगा निष्कर्ष कि सभी खरगोश बकरी हैं, चाहे तो सभी मेढक गधे हैं, कुछ बकरी मेढक है। तो निष्कर्ष जो दिया गया है और जो कथन दिया गया है, तो कौन सा निष्कर्ष इस कथन के बेसिस पे सही है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है न्याय वाक्य में। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों ये रक्त संबंध। रक्त संबंध दोस्तों शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम है। इसमें दोस्तों 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। एक तो दोस्तों आ जाएगा सिंपल सी रिलेशन से बेस्ड आ जाएगा। जैसे मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई 2 लोग जा रहे हैं और उसके चित्र की ओर इशारा करते हुए, जैसे मान के चलो अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा भी है और कहीं एक चित्र पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उस चित्र की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वह उसकी नानी की दामाद का बेटा है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न आएगा। दूसरी प्रकार से दोस्तों जो रक्त संबंध में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आती है, दोस्तों कैसे आती है, जैसे बोल देगा कि मान के चलो कि अगर A+B का अर्थ है कि ये B की पत्नी है, B+C का अगर अर्थ है कि दोस्तों B प्लस नहीं, प्लस तो मैंने तो दे ही दिया। जैसे बोल देगा कि B/C का अर्थ है कि जो B है ये C का भाई है, ठीक है। A@D का अर्थ है कि जो A है वो D की बहन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा। उसके बाद से आपको एक समीकरण दिया जाएगा कि A+D भागा C, फिर उसके बाद @D, तो फिर बोला जाएगा कि A का संबंध D से क्या होगा। ऐसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आएगा रक्त संबंध में, ठीक है। कथन और अनुमान से दोस्तों क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सोचो कि कथन और अनुमान से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को एक कंडीशन देता हूं कि आजकल बहुत सारे लोग गांवों से अपने बेहतर भविष्य के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। अब मैं देता हूं आपको अनुमान और आपको अनुमान में से सोचना है कि कौन सा अनुमान सही है। गांवों में महत्वपूर्ण अफसरों को अस्थायी तौर पे नियुक्त किया जाना चाहिए। क्या ये पहला अनुमान सही है दिया गया कथन के अनुसार से। मैंने कथन बोला है कि गांवों से बेहतर भविष्य के लिए लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को पहला अनुमान दिया है कि वकीलों को गांवों में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा मैं दोस्तों आप लोगों को अनुमान में देता हूं कि गांवों और शहरों के बीच में अच्छी परिवहन होना चाहिए। तो उस कथन के बेसिस पे क्या दोनों ये अनुमान सही है या गलत हैं, ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन आएगा कथन और अनुमान से, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप लोगों के पास दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर जाता है, फिर जाता है दोस्तों
दक्षिण की ओर कहीं से भी दोस्तों जाल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये जो जाएगा व्यक्ति ये कुछ दोस्तों दे देगा एंगल कि पहले व्यक्ति जाता है 9 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद 45 डिग्री मुड़ता है दाहिने की ओर, ऐसा ही दोस्तों दे देगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मैंने लिख रखा है अंकगणितीय तर्क। अंकगणितीय तर्क में दोस्तों आपको कुछ इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे दे दिया मान के चलो कि 2 + 4 / 2 = 8, तो बोल दे दिया दोस्तों क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन 2 नंबरों व एक चिन्ह को आपस में परस्पर दोस्तों बदल दिया जाना चाहिए ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो ऐसा आएगा दोस्तों अंकगणितीय तर्क से। संख्या श्रृंखला से आएगा, जैसे मैं दोस्तों मान के चलता हूँ, दे देता हूँ कि 3, 5, 7, उसके बाद नेक्स्ट अक्षर नेक्स्ट दोस्तों संख्या क्या आएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग तो आप लोगों को खैर मालूम ही है, ठीक है, कि क्या होता नहीं होता है। कथन और निष्कर्ष से भी दोस्तों क्वेश्चन आने वाली है। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक कथन और एक निष्कर्ष की क्वेश्चन, जैसे मान के चलो कि अगर आपका नाम है शैलेश, ठीक है, मैं बोलता हूं कि शैलेश को सुबह को अच्छे विचार आते हैं, ये हो गया दोस्तों कथन। मैंने क्या बोला कि शैलेश को सुबह अच्छे विचार आते हैं। अब दोस्तों मैं देता हूं निष्कर्ष। अब मैं दोस्तों 2 निष्कर्ष दूंगा और उन दोनों निष्कर्षों के बेसिस पे आप लोगों को मतलब ये छांटना कि कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष पहला कि शैलेश को केवल सुबह विचार आते हैं, शैलेश को शाम को विचार नहीं आते। आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित कि ये दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। समानताएं और अंतर। समानताएं और अंतर का मतलब हो गया दोस्तों ऑड ऑन आउट। जैसे दोस्तों मैं मान के चलता हूं, अगर मैं आप लोगों को दे दूं ये दोस्तों समानताएं और अंतर, ये आपकी जीके की नॉलेज के बेसिस पे दोस्तों ये होने वाली है। हो सकता है कि उस पर भी हो जाए। जैसे दोस्तों मैं जीके के लिए क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, ईटानगर, गंगटोक, भोपाल, मणिपुर, इनमें से कौन सा एक ऑड है और बाकी तीनों एक मतलब कि किसी ना किसी प्रकार से एक समान है। तो आप जान सकते दोस्तों ईटानगर, गंगटोक और एक तो मैंने और जो भी दोस्तों भोपाल बोला, ये दोस्तों तीनों के तीनों किसी ना किसी राज्य की राजधानी है। जबकि दोस्तों मैंने क्या बोला, एक तो और अभी ऑप्शन वो दोस्तों राजधानी नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा। ऑड और नॉट में जैसे दोस्तों मैं एक तो और दे दूं 3, 5, 7 और 9, इनमें से कौन सी मतलब इनमें से दोस्तों 3 संख्या किसी न किसी एक मेथड से सेम है और एक संख्या अलग है। तो आपको दोस्तों छांटना है कि इसमें से कौन सा अलग है और कौन तीनों एक प्रकार से सेम। जैसे दोस्तों 3, 5 और 7 ये तीनों दोस्तों ऐसी नंबर है जो अभाज्य संख्या है, जबकि 9 एक दोस्तों भाज्य संख्या, तो 9 इसमें अलग हो जाएगा और 9 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा रीजनिंग का सिलेबस। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेबस आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा इस एपिसोड को लंबी नहीं करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भाई चैनल को ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।